हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा जो है अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं में लचीलापन। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन जो है ए सही नहीं है। ठीक है, यानी विश्वविद्यालयों को जो है राजनीतिक से मुक्त रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, तो बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन में दिया गया है, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, बच्चों के जो है भाषाई विकास के लिए जरूरी है उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में जो है बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया गया, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियां के अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत न कर सके। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जो है कराई जा रही गतिविधियां के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन में दिया गया, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को जो है क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया, आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को जो है आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता जो है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक शिक्षक वह है जो, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से बताना है कि एक शिक्षक वह है जो, ऑप्शन में दिया गया है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत को जो है सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, परियोजना विधि के प्रतिपादक है। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन में दिया गया, दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किलपैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं?
ऑप्शन में दिया गया उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र, परिसा व परिणाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों रॉबर्ट एम गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? रॉबर्ट एम गैगने जो है निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम का श्रेणीक्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन में दिया गया बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, कला अनुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कला अनुक्रमित आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, बौद्धिक तथा कला अनुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्धि लब्धि के संबंध में जो है सत्य कौन सा है? तो कला अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन में दिया गया सैफर, हैटफील्ड, ड्राइवर, लाइडले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ड्राइवर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए जो है विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन में दिया गया सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें जो है वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन में दिया गया लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्धिक खेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है सीखने के वक्र। सीखने के वक्र के संबंध में बताना है। ऑप्शन में दिया गया सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने के मौलिकता के सूचक है, सीखने के ज्ञानात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने के रचनात्मकता के सूचक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीखने के वक्र जो है सीखने की प्रगति के सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया है अनुदेशन, कार्य, समय सारणी तथा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, पाठ के कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। दैनिक मूल्यांकन जो है लाभदायक है किसमें? ऑप्शन में दिया गया बालकों के ध्यान केंद्रित करने में, बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, कक्षा को अधिकाधिक तंग करने में, शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दैनिक मूल्यांकन का लाभदायक जो है बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है? विद्यालय शिक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कौन सी जो है संस्था तैयार करती है? ऑप्शन में दिया गया NCERT, CBSE, SCERT, DIET। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SCERT। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन में दिया गया है व्यक्ति को ध्यान प्रदान करना, व्यक्ति को केवल शिक्षित करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शिक्षा का उद्देश्य जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो ऑप्शन में दिया गया प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, श्यामपट्ट की सुविधा उपलब्ध करवाता है, शिक्षकों द्वारा श्यामपट्ट के सही प्रयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत
सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, देश को 21वीं सदी में सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए आप एक कक्षा अध्यापक के रूप में जोर देंगे। किस पर जोर देंगे? ऑप्शन में दिया गया ऊर्जा संरक्षण पर, बच्चों की शिक्षा के मूल अधिकार पर, शिक्षा के जनसंचार साधनों पर, मानव संसाधन के विकास पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव संसाधन के विकास पर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, गणित के ज्ञानात्मक पक्ष में उच्चतम स्तर का उद्देश्य है। गणित के ज्ञानात्मक पक्ष में जो है उच्चतम स्तर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, आदत निर्माण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण के किस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है? फ्रोबेल की जो है किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण के किस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशील का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रियाशील का सिद्धांत। नेक्स्ट दोस्तों, गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया व्यवहारगत उद्देश्य, समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पर्याप्त उद्देश्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्याप्त उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन में दिया गया बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों का जो है आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों का जो है आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के जो है सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है किसमें? ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से उसे संबोधित करने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों की जो है भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का जो है निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, पाठचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? ऑप्शन में दिया गया प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए, यानी दोस्तों प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? निम्नलिखित कथनों में से बताना कौन सा जो है सामाजिक विज्ञान के बारे में सही नहीं है। ए में दिया गया जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, बी में दिया गया तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी में से कोई नहीं। ठीक है, दोनों जो है सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करना है। यहाँ पर कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी का उद्गम जो है स्थल भारत में है, जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न पर ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर 90 दिया गया है, 90 के बाद दोस्तों 135 दिया गया है।
तो अगर 90 और 135 में देखते हैं तो 45 का डिफरेंस है, यानी 45 90 में जोड़ेंगे तो 135 होगा। 135 में अगर 45 जोड़ते हैं तो 180 होता है। इसी प्रकार सभी में 45 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 270 में भी 45 जोड़ेंगे, तो 270 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PQRST दोस्त है, R Q से लंबा है, R जो है Q से लंबा है लेकिन S से छोटा है, तो लेकिन S से जो है छोटा है R, ठीक है। T S से लंबा, T जो है S से लंबा है और P जो है सबसे छोटा है, P जो है सबसे छोटा है। तो बताना है उन सब में से जो है सबसे लंबा कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों S है, ठीक है। तो S से छोटा R भी है, Q है, तो S से छोटा R और Q है और सबसे छोटा P है, तो सबसे छोटा P लास्ट में P हो जाएगा। तो सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, T हो जाएगा। तो T इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहाँ पर तो सभी का जो है स्क्वायर है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी हटा दिया जाता है, तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। यानी बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, हर तीसरा अक्षर को हटा दिया जाता है। तो बताना है दोस्तों कि प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोबार कहलाती है, ठीक है। आइसोबार जो दोस्तों समान गहराई वाली कहलाता है, ठीक है। आइसोहाइट किसको कहते हैं, तो समान वर्षा, ठीक है। और आइसोथर्म समान तापमान के लिए, ठीक है, और समान ऊंचाई के लिए कंटूर लाइन, ठीक है। तो इस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन के साथ, ठीक है। चीन के साथ जो है सीमा रेखा है। अब दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो है रेड क्लिफ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 918, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है। हाइपोकैलमिया जो किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 जुलाई को। नेक्स्ट दोस्तों, भूपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्युमिनियम और फेरस यानी लोहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा को जो है अस्थायी संसद के रूप में जो है किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। तो निम्नलिखित में से बताना दोस्तों किस लड़ाई में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी पर लड़ाई पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था। यानी 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्न में से कौन सा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या का ज्ञात करना है जो दोस्तों 6, 8, 12, 15 और 20 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 6, 8, 12, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकल के इसका कितना आ जाएगा, 120 आएगा।
अब 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9, ठीक है, 5 9 होता है। अब इसको क्या करेंगे, 120 से भाग दे देंगे, 120 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 39। और जो शेषफल बचेगा दोस्तों उसमें क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी संख्या में घटा देंगे, यानी 5 9 में जो है 39 को घटा देंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 0 6 और 999, यानी दोस्तों 99960 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों 5808, यानी 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है 640 रुपया का कुल धन 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों में है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हो तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी। कुल नोटों की संख्या निकालना है। यहाँ पर दोस्तों टोटल कितना धन है, 640 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है और प्रत्येक का नोट क्या है, बराबर है। तो कुल नोटों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या मान लेंगे x। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि बराबर है तो बराबर बराबर तो x मान लेंगे। 1 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, तो 1 गुने x करेंगे तो x हो जाएगा, 5 गुने x करेंगे 5x हो जाएगा, 10 गुने x करेंगे 10x हो जाएगा और टोटल कितना है 640। 640 के बराबर करेंगे, इसी को सोल्व करेंगे तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 40। अब निकालना है कुल नोटों की संख्या। तो 3 प्रकार के नोट है, ठीक है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के 3 प्रकार के नोट है तो 3 से गुना कर देंगे तो 4 दिया 12 ने 120, यानी टोटल 120 नोट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पुत्र की आयु मान लेंगे x, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, 60 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों का योग दिया गया 60। तो यहाँ पर पुत्र की आयु अगर x मानेंगे तो पिता की आयु 60 माइनस x हो जाएगा। 6 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पूर्व कहेगा तो घटा देंगे, यानी x माइनस 6 और 60 माइनस x माइनस 6 बराबर करेंगे। और पुत्र की आयु की 5 गुनी है तो पुत्र में 5 गुना कर देंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 5x माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 54 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब माइनस x इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 5x प्लस x 6x हो जाएगा और माइनस 30 इधर जाएगा तो 54 में जुड़ जाएगा तो 84 हो जाएगा, कट जाएगा 14 बार में, ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 14 आ गया, यानी पुत्र की आयु जो है 14 वर्ष आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो 6 साल जोड़ देंगे, अगर बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे, पूर्व बोलेगा तो घटा देंगे, तो कितना हो गया 20 वर्ष। तो पुत्र की 6 वर्ष बाद जो है आयु हो जाता है 20 वर्ष, तो 20 वर्ष ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। बताना है कौन सी संख्या जो कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों लड़कों की संख्या x मान लेंगे तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा 5x। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पर 6 से जो नहीं करता है वही आंसर हो जाएगा, तो 6 से 24 42 30 कट जा रहा है, 35 नहीं कट रहा है तो 35 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो वहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।